क्लास हम हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम प्रैक्टिकल्स कुछ बच्चों के चल रहे थे और कुछ जगह से ऐसे हमारा टाइम बार बार क्लैश हो रहा था, बट सिलेबस को आगे बढ़ाना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेंगी। तो लास्ट लेक्चर में अगर तुमको याद हो हम लोगों ने रेजोनेंस शुरू किया था और रेजोनेंस के बारे में बेसिक बातें ही हम शुरू कर पाए थे। जस्ट ये बताया था कि रेजोनेंस में हमने ये स्टोरी शुरू की थी कि देखो जो रेजोनेंस होता है उसमें 1 सेकेंड, उसमें हम ये कह रहे थे कि जो रेजोनेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके साथ कोई नया स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। हैप्पी न्यू ईयर अद्वैत एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। हाँ मैं विश नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं आज है 6 जैन को। कोई बात नहीं, तो पूरे जैन लोग एक दूसरे को विश करते हैं तो इट्स ओके। तो फिलहाल मैं बात ये कह रहा था कि हमने डिस्कशन में ये पार्ट लिया था। किसी को याद है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो कौन से डेट को हुआ था? आई गेस ओके, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखो सब लोग हेडिंग दो और हमारी जो क्लास है शुरू करेंगे। हमने स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात की थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये डिस्कस किया था कि रेजोनेंस जो होता है उसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो उसकी स्टेबिलिटी उसके कंट्रीब्यूशन को बताती है। लास्ट टॉपिक हम यहाँ तक पहुंचे थे कि जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अगर आप सबको याद हो। अब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो, तो पहली बात तो ये है कि लास्ट लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो दूसरी चीजों में तरफ बढ़ेंगे, और आज जो टॉपिक है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो एक्चुअली क्या है। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है रेजोनेंस के कारण जो भी इफेक्ट होता है वही हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस के कारण जो भी इफेक्ट होते हैं, अच्छा हो बुरा हो स्टेबल हो अनस्टेबल हो, उसका फायदा हो ना हो, उस तरह की जितनी चीजें हैं उसको ही हम लोग कहते हैं जो भी बात हम उसमें करेंगे रेजोनेंस के कारण जो भी इफेक्ट ऑर्गेनिक में आता है उसको हम लोग हमेशा कहते हैं, ऑलवेज बोलते हैं उसको कि वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस का फायदा होगा नुकसान होगा ये तो आगे देखेंगे। हो सकता है कई बार किसी केस में बहुत सारा फायदा नजर आए, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे केस में नुकसान हो। वो डिपेंड करेगा, अभी हम उस पर बहुत बात नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जैसे जैसे आएगा हम बात करेंगे। तो चलो इंडक्टिव के बाद मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ चल रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखो सब लोग टॉपिक को जो आगे कर रहे थे, अब लिखो आगे जो बातें हैं, लिखो कंडीशंस। सब लोग लिखेंगे कंडीशंस फॉर, नोट करेंगे फटाफट, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मुझे याद है थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी हमारी इस पे, लेकिन पूरा बात खत्म नहीं हुआ था, तो अभी कुछ बाकी है। सो लेट्स सी, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक करके मैं सारे कंडीशन बताऊंगा और सब लोगों को एक एक करके सारी बातें नोट करनी। तो देखो फर्स्ट कंडीशन लिखो सब लोग जल्दी। जो पहला कंडीशन है वो हम लोग लिखेंगे, वो है, और इसी प्रायोरिटी में ध्यान रखना, जब कभी भी कोई कंपाउंड होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ तो तुम इसी ऑर्डर में ट्राई करना। तो चलो पहला जो ऑर्डर है वो तुम लोग लिखो फटाफट। फर्स्ट ऑर्डर है, लिखो लिखो स्ट्रक्चर्स हैव
greater number of bonds are considered as more stable structures. Structures have greater number of bonds are considered as more stable structures. So सबसे पहले अगर हमें ये क्वेश्चन करना पड़े और इसके बारे में बात करनी पड़े तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले हम करते ये हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉन्ड से हमारा मतलब है कोवलेंट बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है सबको? एक सेकंड देना मुझे, सबको अगर क्लियर हो रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सबको समझ आएगा। अभी जो बात चल रही है उस पर ध्यान दो। एक सेकंड दो मुझे बस, मैं फिर से आता हूँ। सब लोग आ गए? काफी कम लग रहे थे, एक एक करके सबको बढ़ाना है। कुछ लोग आज तो किसी का कुछ नहीं था ना एग्जाम वगैरह? ठीक है, तो 1 सेकंड, एक सेकंड देना मुझे, एक मैं दूसरा अकाउंट एक बार देख लेता हूँ। क्यों नहीं मिल रहा मुझे? लीव इट। कोई नहीं, चलो। सो हाँ, मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं। अब चलो आगे बढ़ते। सो पहला मैंने कहा ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब दूसरा देखो, नंबर 2 पे लौटते हैं। नंबर 2 है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, लिखो सब लोग, स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स stable canonical structures must have complete octet। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जब कभी भी तुमको कंप्लीट चेक करना हो, उसके बारे में बातें करनी हो, तो ध्यान ही रखना कि उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनका ऑक्टेट जो हो वो पूरा होना चाहिए। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो प्रॉब्लम है। जैसे कई बार होता है कि किसी कंपाउंड का ऑक्टेट पूरा है और किसी कंपाउंड का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टेबल उसको माना जाएगा जिसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट ऑक्टेट का हो। करेक्ट? समझ में आ रही बात? तो अपना जो ऑक्टेट होना चाहिए उसका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सो कई बार ऐसा होता है कि दो स्ट्रक्चर आपके सामने आएंगे, एक जो होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दूसरा होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाले को हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो, एक एग्जांपल ये है कि हमने ऐसा लिया, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, समझ आएगी बात। सब लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे।
ये कंपाउंड में बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा कंपाउंड बनाता हूं, एक और इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वही रहेगी, सिर्फ इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो। अब देखो अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूं यहाँ, तो देखो क्या होगा, ध्यान देना सब लोग। इसका पाई इलेक्ट्रॉन उधर गया है तो इसके ऊपर प्लस साइन आएगा, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कम हो गई है। अब इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब इसने डबल बॉन्ड बना लिया। अब इसने बिकॉज डबल बॉन्ड बना लिया है तो अब ये कार्बन इधर वाला डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक समय में कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो अगर इस कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, तब इसके पास चॉइस नहीं है, अब इसके पास डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बना सकता ये। इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको करना ये पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही, होगा ये कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो इस कार्बन को मिल जाएगा, और यही कारण है कि ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा और इस कार्बन के ऊपर ऐसे नेगेटिव साइन आएगा। ध्यान से देखो जरा, सब लोग ध्यान से देखना, समझ में आएगा। मैंने कहा था कि रेजोनेंस में आप नए नए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, राइट में डबल बॉन्ड था, बीच में जगह खाली था, तो मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, शिफ्ट करके बीच में लाया। बीच में लाने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और जो सबसे राइट वाला है उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी लेफ्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है भाई। सो देखो इस स्ट्रक्चर को, अब बिकॉज ये जो कंपाउंड है इसके पास, ध्यान से देखो, इसके पास एक ऐसा कार्बन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको बोलेंगे कि इसके पास जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट। सो अगर ये 1 है और ये 2 है, तो वी मस्ट से कि 1 हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन 2। ये पहले लिखो, किसी को कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बताएगा। ध्यान दो, इधर पढ़ो। डन। मैं एक बार देख लेता हूँ, बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए होंगे, तो देखिए कैसे कैसे मिक्स है। अरे मेरा वीडियो देख के क्या करोगे नारायण अनुज, बहुत ज्यादा तुम्हें वीडियो देखना है। देखो भाई सब लोगों के मैसेज दिख रहा है, कैसा लग रहा है? अब अगर किसी ने मुझे इधर उधर के मैसेज किए तो इसी तरह सबको दिखाया जाएगा। चलो अच्छा, ये मैंने अननोइंगली दिखा दिया बस। अभी इसको मैं वीडियो ऑन करने वाला हूँ। अनुज माफ करना भाई, अननोइंगली तुम्हारा वीडियो दिख गया, ये एक चैट दिख गया, एक्चुअली मैं जस्ट चेक कर रहा था। सबको समझ में आ रहा है? सो हम लोग को ये यहाँ पे करना है, सबको ध्यान देना है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मुझे जल्दी से इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करो जिसकी बात अभी हो रही है। ये पूरा क्लियर हुआ? 2-3 चीजें अभी वीडियो मेरा दिखेगा, डोंट। 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोगों को क्लियर हो जाए, और मुझसे बात कर सकते हो फटाफट। हाँ मैं सबका टेक्स्ट देख पा रहा हूँ। अब नहीं दिखेगा तुम्हारा चैट, प्राइवेट नहीं होगा, बस मैं डरा रहा हूँ थोड़ा, अगर किसी ने मुझे इधर उधर मैसेज किए तो मैं ऐसे पब्लिक कर दूंगा, तो बाकी लोग भी देख पाएंगे कि जो क्लास लेता है उसको कैसे कैसे मैसेज देखने पड़ते। नहीं, डाउट वाले मैसेज पब्लिक नहीं होंगे, वो मैसेज पब्लिक होंगे जिसमें मुझे ऐसे टॉर्चर किया जाता है, जैसे बच्चों का जो खतरनाक मैसेज आता है वो मैं डाल दूंगा। हाँ देखो ये अच्छा डाउट आ रहा है। अब ये आविष्कार मुझसे पूछ रहा है कि सर डबल बॉन्ड को निकालने के अलावा एच को लीव भी कर सकते हैं ना कार्बन में? नहीं कर सकते आविष्कार, नहीं कर सकते। क्या होता है ना, रेजोनेंस में आप किसी भी एटम को टच नहीं कर सकते। मैं अभी स्ट्रक्चर लिखना भी आपको सिखाऊंगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए आदित्य को पता है। आप ना रेजोनेंस में कभी भी रेजोनेंस में, अच्छा पहले पूछे था अनुज, सॉरी मैंने नहीं देखा था। सुनो मेरी बात, तुम सब लोग सुनो। रेजोनेंस में तुम ना किसी भी एटम को टच नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट अलाउड। जो एटम जहां है वही रहेगा। तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास एक ही काम है, तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हो। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, उन्नति का आ रहा है जवाब। तो हम ना ऐड भी नहीं कर सकते, सही बात है अनुज, ना तुम ऐड कर सकते हो ना तुम किसी एटम को हटा सकते हो, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन की जगह इधर उधर शिफ्ट हो। सो 2 क्लियर हुआ। अब मैं 3 पॉइंट पे आ रहा हूं। सो जनरली याद रखना कि जब कभी आपके पास कोई ऑक्टेट इनकम्प्लीट आता है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। एकदम क्लियर। तो यार देख लोगे ना, किसी कंपाउंड को देख लेना, उसमें अगर कार्बोकैटायन दिखा तो समझ लेना स्टेबल नहीं होगा, इतना सा तो बात है, इसमें क्या करना है, सामने स्ट्रक्चर दिखेगा दिमाग लगा लेंगे हम लोग। करेक्ट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे इसको समझेंगे। अच्छा दूसरा क्या है उसको जरा देखना, इसके तुरंत बाद तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, देखो चार्ज जो लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान देना। चार्ज स्ट्रक्चर मतलब जिसके पास चार्ज है, चार्ज कोई भी हो, प्लस हो या माइनस हो, चार्ज स्ट्रक्चर्स आर हैविंग, वैष्णवी मैं तुम्हें समझाता हूं, 1 मिनट लिख लो बस। चार्ज स्ट्रक्चर्स आर हैविंग, चार्ज स्ट्रक्चर्स आर हैविंग lesser stability as compared to neutral canonical structure। चलो भाई जरा ये बात ध्यान से रखो सब, क्या बोला मैंने जरा रिपीट करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में चार्ज है और एक कंपाउंड में चार्ज नहीं है, राइट, तो आपको तुरंत क्या डिसाइड करना है, जल्दी बताओ। अगर चार्ज है तो वो थोड़ा अनस्टेबल होगा, क्योंकि चार्ज जिसके पास होता है ना उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाती है, और अगर एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गई तो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। क्लियर। एनर्जी लेवल ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर आपको स्टेबल होना है तो आपको अपना एनर्जी लेवल कम करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं अपना दूसरा वाला जस्ट इसको प्रमोट कर ले रहा हूँ। 1 मिनट। सो देखो, जैसे ही आप इसको 1 सेकेंड, हाँ अब हो जाएगा। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका कोई कंपाउंड चार्ज्ड होता है, प्लस हो या माइनस हो, आपको इमीडिएट पता है क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही भाइयों एनर्जी लेवल बढ़ा, क्या होगा बताओ। अगर एनर्जी लेवल बढ़ा तो मुझे बताओ क्या होगा, स्टेबिलिटी तुरंत घटेगी। सबको बोलना पड़ेगा ये बात, एनर्जी लेवल बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होता है, तुरंत घट जाता है। तो अगर कोई स्टेबल नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई ना यार। सो हमने आपको ये सिखाया अभी अभी, और आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे। उसमें हम यही आपको बोलेंगे बार बार कि अगर कभी भी हमको ये चेक करना पड़े, मान लो हमको इस पे बात करनी पड़े कभी भी कि कैसे होगा स्टेबिलिटी, तो बी प्रेफर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर देखो चार्ज प्लस हो या माइनस हो, ये आगे की बात है। प्लस माइनस होना इस पे हम बाद में बात कर लेंगे कि प्लस है माइनस है, तो बिल्कुल आगे की बातचीत है। लेकिन अगर प्लस हो या माइनस हो, इलेक्ट्रॉन कम है ज्यादा है, ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आपके ऊपर चार्ज आ रहा है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जो है अनस्टेबल है, आपकी एनर्जी ज्यादा है। तो फोर्थ पे आते हैं। अच्छा इस बीच वैष्णवी मुझसे वापस पूछ रही है कि सर माइनस साइन कैसे बन, ठीक है वैष्णवी, तो लेट्स चेक माइनस साइन कैसे बन रहा है, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। वैष्णवी जरा ध्यान देना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आएगी। 1 मिनट रुकना। एक बार मैं चार्ज को समझा देता हूँ, ध्यान देना सब लोग इधर, कि जब कभी चार्ज की बात आती है तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है उसको समझने की जरूरत है। सब लोग ये सोचो
हमेशा सोचना है, इनफैक्ट ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत, सोचना ये है कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है बताओ, और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है कि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है। और ये बताओ किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है। यही है ना, दो बातें, और तो कुछ है नहीं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया है। और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है। और कोई तीसरी बात नहीं है, यहाँ दो ही बात, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान देना है कि मैंने जो स्ट्रक्चर तुमको दिखाए थे उसमें मैंने क्या किया था, बॉन्ड तोड़ा था, ठीक है था ना। मैंने जो तुमको स्ट्रक्चर दिखाए थे, अगर तुमको याद हो तो उस स्ट्रक्चर में मैंने सिर्फ इतना किया था कि बॉन्ड तोड़ा था, बॉन्ड तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए थे। तो ये बताओ जिसका बॉन्ड मैंने तोड़ा था, ध्यान दो जरा, स्क्रीन दिखा रहा हूं फिर से, सब लोग देखो। जिसका बॉन्ड मैंने तोड़ा था, मैंने क्या किया था देखो, मैंने उस बॉन्ड को मूव करवाया था दूसरी तरफ। सब लोग देखो, बॉन्ड मूव करवाया था, तो जिसका बॉन्ड मैंने मूव करवाया था उसके ऊपर तो प्लस आ गया। अब जिसकी तरफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर माइनस आ गया। देखो दोनों ही केस में जिसके ऊपर प्लस है, जिसके ऊपर माइनस है, चेक इट आउट, क्या दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड है? नहीं है ना। देखो जरा किसका क्वेश्चन था ये, जिसका भी है जरा देख लो। वैष्णव, किसका क्वेश्चन था? वैष्णव देखो एक बार, ये जो दोनों ही केस है उसमें देख के मुझे बताओ, देख के तुमको समझ में आ रहा होगा इनफैक्ट। दोनों ही केस में देखो एक बार कि जिसके ऊपर प्लस या माइनस है उसके ऊपर उसकी वैलेंसी पूरी है क्या? नहीं है वैलेंसी पूरी, तीन ही वैलेंसी शो कर रहा है। इसका मतलब उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक के ऊपर माइनस क्यों है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला पाए इलेक्ट्रॉन। और एक के ऊपर प्लस क्यों है? क्योंकि हमने उसके इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दिया। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? सो दैट्स इट। जब कभी इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन आगे किसी को दिया जाएगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और जब किसी और का इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाएगा तो उसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आगे लिखो। अब देखो, मान लो कि चार्ज स्ट्रक्चर जो होते हैं वो न्यूट्रल से कम स्टेबल होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी बात खत्म हुई नहीं है, पांचवा चौथा पॉइंट। अब मान लो दो ऐसे स्ट्रक्चर तुमको मिल गए, दोनों ही चार्ज स्ट्रक्चर है, दोनों चार्ज है, मान लो ऐसा मिल गया। तो अगर दोनों चार्ज स्ट्रक्चर मिल गए तो क्या करेंगे, आओ करते हैं। अगर दोनों चार्ज स्ट्रक्चर मिले तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये देखो सब लोग ध्यान देंगे। मान लो प्लस और माइनस दोनों केस में मिल गए, प्लस माइनस मिल गए, तो अब देखो क्या करेंगे। लिखो, इन चार्ज स्ट्रक्चर अगर दोनों चार्ज हैं तो भी उनमें से एक ज्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल हो सकता है। रिपल्सन तो कम होगा जब सेम चार्ज होंगे, दोनों चार्ज देखना पड़ेगा ना। रुको तो देखो, इन चार्ज स्ट्रक्चर्स, देखो इन चार्ज स्ट्रक्चर्स opposite charges are supposed to place opposite charges are supposed to play supposed to place nearest to each other। अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे के पास लेके आओ, सो दैट वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे या न्यूट्रलिटी के आसपास पहुंचाए। दोनों ही केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सपोज टू प्लेस नियरेस्ट टू ईच अदर फॉर लिखो फॉर हायर स्टेबिलिटी। क्लियर? अब देखो, in case of same charges, in case of same charges मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, इस केस में क्या होगा बताओ? अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा,
और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, दूर दूर रहना चाहिए. In case of same charges अबे लिखो, in case of same charges must be placed away from each other. Done? जितना दूर रखो उतना अच्छा. ठीक, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना. बहुत आसान है, एक दो बातें बस ध्यान रखनी है, इसमें कुछ ऐसा टेंशन लेने जैसा है नहीं. ठीक है. सो सेम चार्जेस को हम दूर रखेंगे और अपोजिट चार्जेस को पास रखेंगे, बस. सो जब कभी हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं. पहले याद नहीं था, बट धीरे धीरे इतने साल से पढ़ा के सब चीजें याद आ गई. हाँ, वीडियो चालू है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, वीडियो बिल्कुल चालू है. अनुज, अभी देखो, ये जब मैं हटाऊंगा ये स्क्रीन तो मेरा वीडियो तुम्हें दिखेगा. डन? अरे दिखेगा यार, जब ये हटाऊंगा तो दिखेगा ना. चलो, अब देखो 4 खत्म हुआ, अब देखो बढ़ते हैं 5 की तरफ. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, सही बात है. तो समझ में आ गया तुम लोग, अपोजिट चार्ज हो तो दूर रखो. सर अगर सेम चार्ज साथ में होंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. हाँ बिल्कुल ना, अगर सेम चार्जेस साथ में होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा. इसलिए हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि अपने को सेम चार्ज को दूर रखना है, अपोजिट चार्ज को पास रखना है. अच्छा, 5th पॉइंट पे आते हैं. लिखो सिमेट्रिक, लिखना शुरू करो मेरे साथ. सिमेट्रिक या सिमिलर, एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे देखो ये, इसके रेजोनेंस को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू समझाना मेरे लिए थोड़ा आसान. जैसे बेंजीन में भी यही होता है, मैं बेंजीन के थ्रू भी समझा सकता हूँ, बट यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा. देखो एक बार, और बिकॉज आगे इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ. ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, है ना. इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह शिफ्ट हुई है ना, कोई प्लस कोई माइनस तो नहीं है ना. जैसे इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं थे. 1 and 2 आर नॉट आइडेंटिकल, बट ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये काफी आइडेंटिकल है. इसको कहते हैं सिमेट्रिक. इन दोनों केस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदली है, बाकी एकदम सेम है. बाकी दुनिया के लिए कोई अंतर ही नहीं है. एक डबल बॉन्ड लेफ्ट में, एक डबल बॉन्ड राइट में है, एक सिंगल बॉन्ड लेफ्ट, जितना सब कुछ है वही है, सब वही है. सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह डिलोकलाइज हुई है. तो ये जो 1 और 2 है, इनको हम लोग कहते हैं कि ये जो दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर सिमेट्रिकल. अब एक नया वर्ड तुमको बता, अगर कभी सिमेट्रिकल बने, मान लो कभी तुम्हारे पास दो स्ट्रक्चर हो, एक के पास सिमेट्रिकल है, एक के पास सिमेट्रिकल नहीं है, तो माना जाता है कि सिमेट्रिकल वालों की जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल सेम होती है. और बिकॉज सिमेट्रिकल वालों की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, तो वो 50-50 कंट्रीब्यूशन कर देते हैं और उससे ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो लिखो जरा, सिमेट्रिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स are having greater stability unsymmetrical canonical structure. सबने नोट किया? लिखो पहले. सो जब कभी भी तुम्हारे पास दो ऐसे एग्जांपल हो जो एकदम सिमेट्रिकल शो कर रहे हैं, उनके पास चॉइस है सिमेट्रिकल करने का,
तो वो ना सिमेट्रिकल ही करेंगे, वो अनसिमेट्रिकल की तरफ जाएंगे ही, याद रखना ऑलवेज। अगर चॉइस है, मान लो किसी के पास चॉइस है कि वो सिमेट्रिकल ही बनाया, तो वो अनसिमेट्रिकल नहीं करेगा शो, ये हमेशा होता है। मैं आगे चल के इसके एग्जांपल्स दूंगा और ये काम आएगा, उस वक्त तुम्हें ये पॉइंट याद दिलाऊंगा, ये पॉइंट भूलना मत। हाँ, अनसिमेट्रिकल का ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल है ये 1 और 2 जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल, राइट। 1 and 2 इज द एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल, है ना। देखो ऊपर वाले में 2 डबल बॉन्ड है, नीचे वाले में 1 ही डबल बॉन्ड है, ऊपर वाले में कोई चार्ज नहीं है, नीचे वाले में 2 चार्ज है ना। सो वी कैन से ना कि 1 और 2 आर अनसिमेट्रिकल, जबकि मैंने जो भी एग्जांपल दिया ये दोनों क्या हो गए, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो जब कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये सब यूज करना पड़ेगा। हाँ, मैं पॉइंट 1 फिर से शो कर देता हूँ, कुछ लोग पॉइंट 1 नहीं लिख पाए हैं तो उनके लिए पॉइंट 1 शो कर रहा हूँ। सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो मेरी बात सुनेगा उसको पूरा समझ में आएगा। जैसे ही तुमने सुनना बंद किया तुमको दिक्कत होगी। बहुत ही ध्यान से सब कुछ लिखना है, क्योंकि ये सब चीजें आने वाली है। समझ में आ रहा बात? जो नहीं लिख पाए थे वो लिख लीजिए सारा। तो इस पे बेस्ड जितनी बातें मैंने बताई है, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछूंगा। रेडी सब लोग? क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर ये सब आएगा। तो ये 5 पॉइंट हैं, इन पांचों पॉइंट को ध्यान में रख के मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और मैं देखता हूं क्लास में कितने बच्चे हैं जो इन पांचों पॉइंट को ध्यान से सुने। जो पांचों पॉइंट को ध्यान से सुना है वो कर पाएगा, ठीक है। जिसने नहीं सुना है उसको दिक्कत होगी। अब कन्फॉर्मर्स की बात बाद में करेंगे। कौन बोल रहे हैं? अद्वैत। कन्फॉर्मर्स वो नहीं होते हैं, मैं तुमको बताऊंगा। एक बार मुझे जीओसी पढ़ा लेने दो, तो मैं तुम्हें कन्फॉर्मर्स के बारे में बात कर पाऊंगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं तुम्हें कन्फॉर्मर समझाऊं, ठीक है। ये अभी कन्फॉर्मर का वक्त नहीं है, अभी हम कन्फॉर्मर पर नहीं घुसते, अभी हमें कन्फॉर्मर की बात करनी भी नहीं है, जब आएगा तो मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। चलो, सो मैं बढ़ता हूं और आगे चलेंगे, इस पे बहुत सारी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट इस वक्त जो है हमें एक दो चीजें और फटाफट डिस्कस करनी है, मैं उस पर आता हूँ। अगला टॉपिक लिखो, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, बट एक बार और एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। लिखो कंडीशंस फॉर, या लिखो रूल्स फॉर, लिखो सब लोग, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी क्वेश्चन करते हैं, तो वो दूसरा चीज भी पढ़ लेते हैं, तो एक साथ क्वेश्चन करें। सो लिख लो रूल्स फॉर, सब लोग लिखो, सब बात पहले बताना पड़ेगा ना मुझे, एक बार सब बात बता दूं फिर बात करें। देखो रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। पहले तो सब बात सिखाना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि एक क्वेश्चन कर पाओगे दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। सो लिखो रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आज तो सबसे पहले सारे रूल्स बता दूं फिर बात कर पाएंगे। लिखो पहला स्ट्रक्चर्स। इसके रूल्स क्यों बताने जरूरी पड़ गए मेरे लिए? तो कई बच्चे थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। देखो पोजीशन ऑफ, लिखना शुरू करो। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई of the atoms, position of nuclei of the atoms, ध्यान देना। position of the, position of nuclei of the atom, of the atom must remain same in all resonating structure। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे ना, उसमें ये बात ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम मस्ट रिमेन सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चाहे कुछ भी कर लो, इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो
उसके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी जगह नहीं बदलेगी। तो चलो जैसे देखो, अगर ये CH3 है, ये CH प्लस है, देखना ध्यान से, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। देखना मैं लिखूंगा इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। सपोज करो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान देना आराम से। तो कैसे लिखूंगा, देखो लिखूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो, एंड यहां लिखूंगा CH2 प्लस। ध्यान दो जरा, ध्यान से देखो, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया सिवाय प्लस चार्ज की पोजीशन के। रेजोनेटिंग मतलब कैनोनिकल, वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब आप किसी कंपाउंड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई? आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्बन की पोजीशन है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदलेगी। ठीक है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदलेगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मैंने देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे पहले था, तो इस केस में क्या किया मैंने, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया। सो जब पाई इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लूंगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखो ये CH3 जैसा था वैसा रहेगा। यहाँ पे जहां पे CH है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड बन गया। और अब बिकॉज मैंने इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसलिए जो प्लस साइन वहां था वो प्लस साइन यहां आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझ में आ रही है हैंडराइटिंग भाई? देख लो ध्यान से, इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदली, करेक्ट, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदली और कुछ नहीं। सो आपको सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदलना है और कुछ नहीं करना। अब सोचो अगर किसी ने यहाँ पे इसी को ऐसे लिख दिया, देखो किसी ने इसको ऐसे लिख दिया, देखना मैं लिख रहा हूँ CH2, ध्यान दो, CH2 देखो मैं लिख रहा हूँ, किसी ने इसको ऐसे लिख दिया CH2 CH। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है जो मैंने लिखा, इसमें क्या गड़बड़ है ये बताओ। एक H गायब है, देखो पकड़ लिया, एक H गायब है, बिल्कुल सही बात है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें गड़बड़ जो है आप समझ में आ सकता है कि यहाँ पे जो पूरा कंपाउंड्स है, अगर देखो ध्यान से तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई एक H गायब है और वो गड़बड़ है। देखो लिखो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? दिस इज नॉट अ, हाँ हाँ तुम ही यार सबसे अच्छे बच्चे हो, कितना अच्छा बता रहे हो, देखो तो सही, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लिखो चलो, because a hydrogen atom has been removed. So स्ट्रक्चर लिखते वक्त आप कुछ भी गायब नहीं कर सकते। ठीक है भाइयों, देख लो ध्यान से, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर। तो सी पूरा स्टेटमेंट देख लो एक बार ध्यान से। सो यहाँ पे मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो ध्यान से। सो आई एम सेइंग कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बच्चों जो नीचे वाला जो है ये करेक्ट नहीं, एच गायब है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब देख लो। सो सब लोग समझ गए, ये बात मैंने लिखवाई नहीं थी बट अंडरस्टूड थी, कोई बात नहीं मैंने लिखवा दिया कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, मतलब जो कंपाउंड है उसके एटम गायब नहीं होंगे, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह शिफ्ट होगी। अच्छे से समझ लो इस बात को। अगर कोई एटम गायब हुआ तो समझ लेना वो रेजोनेंस नहीं है, कुछ और है। रेजोनेंस में कोई भी एटम गायब नहीं होता है। क्लैरिटी आ गई एकदम, सबको दिमाग में आ गई? मैं आगे बढ़ सकता हूँ?
मैंने स्क्रॉल नीचे किया, सब लोग लिख चुके हैं, बोलो डन, थैंक यू। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट जो सबको ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आपको ये मेंशन करना है, आपको जो कॉमन केमिकल बॉन्डिंग के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने केमिकल बॉन्डिंग के रूल फॉलो नहीं किए और आप लिखते चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स फॉलो करते हैं, मतलब रेजोनेटिंग जो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉलो करके बनाना है। तो लिखो सेकंड पॉइंट, सब लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही आसान है। देखो ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर, all of the structure, all of the structure must be proper, must be proper Lewis structure। मतलब आपको वैलेंसी को हमेशा जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लिखते लिखते गलती कर जाए, कुछ भी लिख दे। जैसे मान लो किसी ने रूल्स को ध्यान नहीं दिया और जो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक करके ऐसे बना दिया। अब अगर ये स्ट्रक्चर तुमको दिख जाए तो बताओ इस स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ है, बोलो क्या गड़बड़ है इस स्ट्रक्चर में, कौन बताएगा? ये देखिए हाइपर वैलेंट, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, गलत है ना? सो यहाँ पे गलत ये दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉपर नहीं है। लिखो जरा, क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि कार्बन हैज, इस स्ट्रक्चर में कार्बन हैज पेंटावैलेंट, और कार्बन पेंटावैलेंट हो नहीं सकता। सो नॉट करेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो दिस इज नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबको क्लियर? सो ऐसी चीजें ध्यान रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि जोश में आप पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं और स्टेबिलिटी ही नहीं आ रही है सामने। तो आपको देखना है कि जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। 2 खत्म, अब मैं बढ़ता हूं आगे। 3, रूल्स नंबर 3 देखो, ये सबसे जरूरी है जो मैं लिखवाना चाहता हूं। लिखो ऑल द एटम्स, all the atoms taking part, जो लोग रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, हाँ इसको लुईस बोल सकते हैं, मतलब बेसिक जो वैलेंसी जो है वो कवर हो रहा है। लिखो ऑल द एटम्स टेकिंग पार्ट in the resonance, in the resonance, all the atoms taking part in the resonance, that is covered by delocalized electron, covered by delocalized pi electrons। जहां जहां रेजोनेंस जाएगा वहां वहां डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। सही है? जो भी है। अब देखो मैं अगला एक बहुत जरूरी बात लिख रहा हूं, सो ध्यान दो। मस्ट लाई, मैं क्या बोल रहा हूं जरा इस पे ध्यान देना। मस्ट लाई इन अ प्लेन, must lie in a plane or nearly so। कंपाउंड का प्लेन होना बहुत जरूरी है, या प्लेन के आसपास कुछ हो। क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज तभी होगा ना जब सब लोग एक प्लेन में हो।
कोई भी हो। जैसे मान लो 3 एटम एक दूसरे में डिलोकलाइज हो, तो जो लोग डिलोकलाइज हो रहे हैं उनमें हर एटम को सेम प्लेन में होना चाहिए। मान लो जिस कार्बन ऑक्सीजन कोई, मान लो 3 कार्बन आपस में रेजोनेंस कर, तो तीनों कार्बन का सेम प्लेन में होना जरूरी है, कोई भी प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, एक्स जेड प्लेन हो। प्लेन तो 3 ही होते हैं ना, एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड। तीनों प्लेन में कोई भी एक प्लेन हो, उसी प्लेन में होना चाहिए। तो अगर मान लो एक कार्बन एक्स वाई प्लेन में है, तो दूसरा कार्बन भी उसी प्लेन में होना चाहिए। तभी अगर सारे कार्बन सेम प्लेन में होंगे, तभी इसका पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा और दूसरे का पहले में आएगा। अगर सारे कार्बन अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन्स में होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। द रीजन फॉर देखो, द रीजन फॉर प्लेनरिटी, the reason for planarity is maximum overlap of p orbital। समझाता हूं मैं इसका मतलब। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने अभी हाल फिलहाल कब पढ़ा था ये ओवरलैपिंग वगैरह, पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ है ना? जल्दी बताओ, पढ़ा है? तो मैं समझाता हूँ तुम्हें इसका मतलब। ये नोट हो गया हो तो बताना, ठीक है? ये नोट हो जाए तो मुझे एक बार बताना, जल्दी से बताओ। 4 मंथ्स पहले पढ़े। देखो मैं तुम्हें थोड़ा याद दिलाता हूँ, फिर कोई ये नोट हो गया, मैं आगे बढ़ाऊं इसको। अब चलो मैं इसको जरा समझाता हूँ तुम्हें कि कैसे होता है। देखो मान लो कि, समझना, ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। मैं एग्जांपल CO2 का लेता हूँ। जैसे मान लो ये देखो, मान लो ये 3 कार्बन है, ऐसे ये 4 कार्बन है। ध्यान देना, सपोज यहां इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। ध्यान देना भाई, ऐसे पाई बॉन्ड बन रहा है और आगे चल के मुझको क्या करना है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाना है। सपोज करो कि मुझे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे शिफ्ट करके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाना है। सुनना, तो जरा सोचो, अगर ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है और ये प्लेन अगर वाई जेड प्लेन है, या मान लो ये प्लेन एक्स जेड है, तो ऐसी सिचुएशन होगी ना कि ये इस प्लेन में होगा और ये इस प्लेन में होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे जाएगा? राइट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेजोनेंस हो और आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो और पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, तो इसके लिए जरूरी है कि ये जिस प्लेन में हो वही इस प्लेन में। अगर दोनों सेम प्लेन में होंगे तभी इसका इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप रेजोनेंस करा, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये देखो, तुम्हें याद है बेंजीन? सब लोग याद करो, कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3। कौन मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा? चलो बताओ, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। पढ़े हो ना केमिकल बॉन्डिंग? टेल में, जल्दी बताओ हाइब्रिडाइजेशन। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। देखो हर कार्बन sp2 शो करता है, sp2 sp2। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन ये सब आना चाहिए। ये देखो, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग आपने जो पढ़ा है, मैं उसको बस यूज कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ जल्दी से, sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका शेप क्या होता है, मतलब ज्योमेट्री क्या होती है? कौन बताएगा मुझे इसकी ज्योमेट्री? देखो कई लोगों ने जल्दी जल्दी बताया, बहुत बढ़िया। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका मतलब समझते हो? ये जितने कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब सेम प्लेन में है भाइयों। देखो कौन से प्लेन में है? सेम प्लेन में। इसलिए इनके बीच जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो भी सेम प्लेन में बन रहा है, तभी इसका पाई इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है। गेटिंग एवरीबॉडी? देखो ये सब पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इसलिए बना पा रहे हैं
क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे को पाई इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं। रीजन ये है कि ये सब लोग सेम प्लेन में। जिन लोगों को सिग्मा और पाई क्लियर नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड थोड़ा क्लियर कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग जो तुम सबको याद रखना है। फाइनली मैं साफ सुथरे स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। प्लेनर मतलब हर कार्बन को सेम प्लेन में होना पड़ेगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन sp2 शो कर रहा है, और sp2 का मतलब है कि सबके सब ट्रायंगुलर प्लेनर है, मतलब सबके सब एक ही प्लेन में। sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। मैं फिर से लिख रहा हूं थोड़ा साफ करके, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी। प्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन। कोई भी एक प्लेन चुन लो तुम, वो प्लेन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। sp में भी नहीं होगा क्योंकि वो भी लीनियर होता है। अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन जनरली, अगर तुमको रेजोनेंस कराना है, तो इसका मतलब साफ है रेजोनेंस कराने के लिए तुमको प्लेनर स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। यानी जनरली ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर मस्ट बी ट्रायंगुलर प्लेनर, या तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर उसी वक्त हो, या मैं आगे बताऊंगा एक होता है स्यूडो प्लेनर, वो मैं सिखाऊंगा आगे। बट अभी के लिए तो तुम मान लो कि बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कह सकते हैं। एक बच्चे का आ रहा है कि सर कैन बी से दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज, बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑलवेज सेम प्लेन में होंगे। अगर प्लेनरिटी ब्रेक हुई तो रेजोनेंस भी ब्रेक हो जाएगा। अगर कभी पता चला कि ये दो एटम है और वो दोनों प्लेनर नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही ऐसा पता चला तो तुमको क्या समझना है, ध्यान दो। अगर कभी ऐसा हुआ कि तुमको पता चला कि एक कंपाउंड है, उसके कुछ एटम हैं जो प्लेन में नहीं है, ठीक है, मान लो ऐसा पता चला तुम्हें, देखो ध्यान से, 1 सेकेंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ लास्ट में। अभी मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? हाँ हाँ, अरे पहले भी था, तुम ध्यान नहीं दे रहे। सुनो मैं क्या करूँ, प्लेनर होना बहुत जरूरी है। देखो ये एक, मान लो ये एक कार्बन एटम यहाँ है और ये दूसरा कार्बन एटम, अगर ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको कैसे मिलेगा? सोचो ये एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, सपोज ऐसा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेगा ना, सबको एक प्लेन में होना पड़ेगा, तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्लेनर मतलब एक प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है, जैसे ये भी एक प्लेन है, तो अगर कोई इस प्लेन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, अगर कोई इस प्लेन में जाना चाहता है तो ऐसे जाना पड़ेगा। सो जब तक दोनों कार्बन सेम प्लेन में नहीं होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। सही है? सो प्लेनर होने का सबसे सिंपल तरीका वही है कि यू हैव टू सी कि सब लोग sp2 हाइब्रिडाइज हो। अभी के लिए इतना ठीक है, सब लोग sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो होगा। सो अब मुझे, हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन भी ठीक करना है। अगली क्लास में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां ऐसी चीजें आएंगी, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो तुम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि अभी घर जब जाओगे आज की क्लास के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, घर जाके थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, और जिसको दिक्कत होगा मुझे पर्सनल बताएगा, मैं उसकी मदद भी करूंगा। लेकिन ध्यान रहे केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, अगर तुमको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया तो तुमको दिक्कत होगी। क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे। तो वापस हम अपना क्लास आगे चलते हैं। तुम्हें समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो अपना ऑन किया था। वीडियो हमारा ऑन ही है, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा। चलो वापस चलते हैं, ठीक है? हाँ दिखेगा यार, ध्यान तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। अब दिखेगा, दिखेगा, कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं है, मैंने वहां पे पिन किया हुआ है, दिखना चाहिए। हाँ थैंक यू, थैंक यू। चलो हम लोग बैठते हैं। वीडियो इज विजिबल, थैंक यू, सब विजिबल है यार, पढ़ाई पे ध्यान। मैं बोल देता हूँ, सुष्मिता मैम या जो भी हमारे साथ हैं, एक हमारे सर हैं वो मास्टर क्लास वाले, उनको जरा आप ले लीजिए ग्रुप में, सो दैट मैं वो अटेंडेंस ले पाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पूरी क्लास ध्यान देगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ और तभी हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है। चलो ध्यान देते। सो मैंने तुमको अभी जो रूल सिखाए सबको ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, उसको सब ध्यान देंगे। कितना पॉइंट था ये, कौन सा पॉइंट चल रहा था? 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखो सब, फोर्थ पॉइंट सबको लिखना। ऑल, ये सबसे जरूरी है, याद रखना है।
all resonating structure, all resonating structure must have the same number of unpaired electrons. अगर इलेक्ट्रॉन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अरे यार रुको, मैं आपको कोशिश करता हूँ भाई साहब लेने की, मैं लिस्ट बनाता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए मुझे। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है, बच्चे लिख रहे हैं और मुझे ना ये वापस जाना पड़ेगा। सुष्मिता मैम, आर यू लिसनिंग टू मी? 1 मिनट के लिए भाई साहब को ले लीजिए, ये अपनी ये 1 सेकंड के लिए इनको पैनलिस्ट बना लीजिए, ये अटेंडेंस लेना चाहते हैं। चलो रुकिए मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके ओके चलिए। किसने ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? 1 मिनट देना मुझे भाई, इनको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इनको एक बार। मैं देखता हूँ सर, ढूंढता हूँ आपको। देखिए आपको ले रहा है, पैनलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए आप ले लीजिए अपना अटेंडेंस, सॉरी फॉर दैट, लेट हुआ तो फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे। तो क्या क्लास को सारी बात समझ में आ गई? सबको सारे रूल्स क्लियर हो गए? ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा आगे, दूसरी तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, अब मैं सबसे जरूरी काम की तरफ बढ़ने वाला हूँ, वो है अब मैं बहुत सारे केसेस लेने वाला हूँ, जब मैं और तुम दोनों मिलकर बनाएंगे बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज पे मैं बढ़ रहा हूँ। अब मैं बहुत सारे केस लेने वाला हूँ जहां पे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर सोचेंगे और देखेंगे कि कब कब। फोर्थ रूल समझा दो ना, अरे सिंपल है, आ जाएगा सामने। मान लो किसी कंपाउंड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे के पास भी देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझो। हाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो मान लो हमारे पास कोई ऐसा है, देखो जरा ये रेडिकल है, देखना जरा। याद है ना हम लोग रेडिकल पढ़ते थे, इसके पास कितने अनपेयर्ड है बताओ? एक अनपेयर्ड है, देखो जरा देख के बताओ, क्या इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोलो हाँ या ना। हाँ, अब सुनो, बस अपना काम हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब हमको क्या करना है वो देखो। अब मैं इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो देखो ध्यान से। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, तुम लोग भी हेल्प करो मेरी बनाने में। यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आओ, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ले लो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, इससे यहाँ डबल बॉन्ड बना लो, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, अब रेडिकल यहाँ बन जाएगा। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। सो गौर से देखो, इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास भी 1 अनपेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 1 अनपेयर्ड, इसके पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और नीचे वाले के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अबे किसका डाउट था ये, समझे? चलो, क्या दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक है ना? ब्लैक डॉट मतलब वही होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे का मतलब होता है कि इसके पास ना एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, मतलब इसका अगर तुम डब्बा बनाओ तो कार्बन का 4 ऑर्बिटल होता है ना, ऐसे बनाओ तो क्या होगा देखो, ये 3 जो है बॉन्ड वाले फुल फील्ड होंगे और एक हाफ फील्ड होगा, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी को ना हम लोग ऐसे डॉट बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गया तुम? बस मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो जब भी डॉट बनाते हैं रेडिकल की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कूल।
अब चलो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, सारे केस ले रहा हूं जहां जहां रेजोनेंस होती है। देखो, देखो सब लोग, रेजोनेंस के केसेस हम लेने जा रहे हैं। वो सारे केसेस जब जब रेजोनेंस होते हैं। पॉइंट नहीं है, नया टॉपिक शुरू करना है, पॉइंट खत्म हो गया। हम लेने जा रहे हैं, अब तुम लोग और हम लोग मिलके हम एक कंपाउंड लिखेंगे और फिर हम लोग उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि जब जब ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां जहां हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो ऊपर पढ़ा है उसको यूज करके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 है, सब लोग देखेंगे, पहला सबसे कॉमन है, लिखो, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। दिस इज सबसे बेसिक केस, सबसे ज्यादा बेसिक केस यही है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, और इसको लिख सकते हो डबल सिंगल एंड डबल, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन। लिखते चलो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ये देखो, देखो डबल सिंगल और ये देखो डबल, इसको कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन हम बहुत सारे से पढ़ेंगे, इसमें से ये एक कंजुगेशन है। देखो ध्यान से, देखो डबल के बाद सिंगल है, सिंगल के बाद डबल है। कंजुगेशन का मतलब होगा बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, बेंजीन भी कह सकते हैं, सही बात। अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग, हम बात करेंगे बेंजीन की भी बात करेंगे यार, ऐसा क्या। मैं जानबूझ के थोड़ा दूसरा केस ले रहा हूँ जिससे सबको दिक्कत ना हो। सॉरी, अल्टरनेटिंग, आई एम सॉरी, यू लिख दिया। सब लोग लिख लो, दिस इज अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और डबल सिंगल डबल। लिखते चलो, समझ में आ रहा। अरे किसका था फर्स्ट वर्ड, समझ गया, अल्टरनेटिंग था, गलती से मैंने वो रह गया। तो लिखो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और डबल सिंगल डबल कंजुगेशन। देखो डबल सिंगल डबल दिख रहा है। अब देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ मेरे साथ मिलकर, ये हम पहले ही बना चुके हैं। क्या करते हैं इसमें हम लोग, सब लोग बताओ। ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करते हैं, इसके शिफ्ट करने से क्या होता है, यहाँ वाला इसके ऊपर चला जाता है। सबको पता है ये बात, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ये एक बार पहले भी लिख चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा, देखो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि हमने उसके इलेक्ट्रॉन को उसको दे दिया। इसके ऊपर ये तो ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा, कोई दिक्कत इसको नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले को, बीच में तो डबल बॉन्ड बन गया, अब इसके बाद वाले की वैलेंसी एक रह जाएगी, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तो उसके ऊपर है वो माइनस। अब देख लो ध्यान से, तो ये जो कंजुगेशन है इसको बोलते हैं डबल सिंगल डबल कंजुगेशन। क्लियर? नहीं, यही बनेगा, यही दोनों चलेंगे। इसका तुम चाहो तो एक और बना सकते हो, इसको घुमा लो। कैसे घुमाओगे बताओ, यहाँ माइनस कर लो, बीच में डबल कर लो। हाँ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 बनेंगे। बोलो सब लोग, समझ में आ रहा है? ठीक।
चलो नेक्स्ट, 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, और अपने आप में रेजोनेंस देखो तो यही है, इसमें ही चलता है, डबल सिंगल डबल ये चलता रहेगा। ध्यान रहे कि सामने वाले को ये सब दिखाई नहीं देगा, सामने वाले को हाइब्रिड मिलेगा, ये हम बात कर चुके हैं। ये पहला केस है जो हम पहले ही बोल चुके हैं। अब लिखो दूसरा, दूसरा लिखो, डबल सिंगल डबल सिंगल कार्बोकेटायन। ये भी देख लो यार ध्यान से, ये भी एक टाइप ऑफ कंजुगेशन है। तो लिखो डबल सिंगल कार्बोकेटायन कंजुगेशन। ये कंजुगेशन वर्ड पे ध्यान देना भाई, देखो डबल सिंगल कार्बोकेटायन कंजुगेशन, प्लीज ध्यान देना। इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सब लोग बहुत फोकस होकर देखेंगे। कैसे होगा देखो, ये डबल है, इसके साथ एक सिंगल होगा और इसके ऊपर देखो प्लस साइन होगा, सी। सब लोग ध्यान देंगे। हाँ सेकेंड एंड थर्ड सिमेट्रिकल, सही कह रहे हो। ये जो बनाया तो ऊपर मैंने सेकेंड थर्ड सिमेट्रिकल हो गया, बिल्कुल सही बात। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नो डाउट सेकेंड एंड थर्ड सिमेट्रिकल। खैर ये है डबल सिंगल कार्बोकेटायन। ध्यान से देखो जरा, कार्बोकेटायन किसे कहते हैं सबको पता ही है, इसमें मैं पहले ही बात कर चुका हूं तो मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन बीच में हो, उसके ऊपर प्लस हो और उसके 3 बॉन्ड हो। ध्यान से देखो, अब इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ट्राई करो, क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आओ। तो जब ऐसा करोगे तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोलो, यहाँ पे आएगा प्लस, राइट। ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल इधर बना रहा था, अभी बना रहा है। सो ये दूसरे टाइप का कंजुगेशन, इसको हम कहते हैं डबल सिंगल कार्बोकेटायन कंजुगेशन। बोलो समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्लैरिटी आ रही है सबको? ये दूसरे टाइप का, अरे बहुत आसान है। क्या लोग क्यों नहीं समझ आ रहे भाई? लास्ट वाले पे प्लस क्यों आएगा, देखो देखो सुनो, प्लस क्यों आएगा देखो, इसके ऊपर प्लस पहले था, कार्बन के ऊपर देखो ना, इसके ऊपर प्लस पहले था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब तो हमने इसको इधर से इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया ना। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो प्लस साइन क्यों आएगा इसके ऊपर, इसका प्लस गया। अब जिसका इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर प्लस आएगा। हाँ ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल टाइप दिख तो रहा है। समझे मेरी बात? कौन पूछ रहा था मुझसे, दिमाग लगाओ। ये जो था इस पे प्लस इसलिए था क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था, इस पे एक वैलेंसी खाली थी। अब तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, अब क्यों होगा, ठीक है। अरे बोलो, समझे गेम? हमने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, ये देखो दे दिया। अब क्यों इस पे प्लस साइन है, अब तो प्लस नहीं है ना, तो अब माइनस लगाने की तुमको नीड नहीं है, इसको हटाओ। तो प्लस बस शिफ्ट होगा, माइनस नहीं आएगा, इसमें कोई माइनस नहीं आएगा क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, बल्कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है उससे उसने बॉन्ड बना लिया। देखो माइनस आ सकता था, अगर वहां पहले से प्लस नहीं होता तो माइनस आता, अगर वो न्यूट्रल होता और उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता तो माइनस आता। वो न्यूट्रल थोड़े ना था, वो तो पहले इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बॉन्ड बना दिया उसने, तो वो प्लस से पहले न्यूट्रल बनेगा ना, अगर न्यूट्रल होता तो नेगेटिव बनता। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट थर्ड लिखो सब लोग जल्दी। सो ये हो गया डबल, अब लिखो डबल सिंगल, डबल सिंगल एंड लोन पेयर। और नेगेटिव चार्ज, लिखते चलो, कंजुगेशन। सारे टाइप बहुत ध्यान से पढ़ने हैं हम लोग को। चलो देखो, जैसे देखो ये डबल है, देखो मैं डबल हर बार ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार डबल लेना ही है, और भी चीजें हो सकती है। मैं सारे केस बता रहा हूँ, तुम लोग को बस ध्यान देना। यहाँ देखो, अब मान लो तुमने यहाँ OH लगा दिया, सब लोग ध्यान दो,
क्या होगा बताओ? OH लगाओगे तो क्या होगा? OH लगाओगे तो ये होगा कि इसका जो लोन पेयर है, अब देखो यार, डबल सिंगल लोन पेयर। अब मैं कुछ बता रहा हूं जो सबको क्लास को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह से आपस में शेयर किए जाते हैं रेजोनेंस में, तीन तरह से इनफैक्ट। या तो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उधर ले जाओ, जैसा कि अभी तक हो रहा था, या फिर लोन पेयर को भी शिफ्ट कर सकते हो, वो भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक प्लेन में होंगे। या फिर एक और बात हो सकती है जो हमको बहुत आसानी से समझना है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो भी हो सकता है। देखो जरा इसमें क्या होगा, सबसे आसानी से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ लोन पेयर है। अब देखो इसका अगला स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा CH2। अब बिकॉज देखो इस बार सीखो, बिकॉज यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए मैं उसके ऊपर प्लस लिख रहा हूँ। ये प्लस क्यों लिख रहा हूँ, सबको पता होगा, जब भी ऑक्सीजन 2 से 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस लेना होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया होगा, बिकॉज ये पहले न्यूट्रल था, तो अब ये नेगेटिव होगा। तो देखो ये आ गया पूरा, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए मैं उसके ऊपर प्लस लगा, बाकी इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम नहीं है उसको, 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए प्लस। देखना नाइट्रोजन भी जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर भी प्लस लगाते हैं, क्लोरीन भी जब 2 बॉन्ड कभी कभी बनाता है, फ्लोरीन, तो उसके ऊपर भी प्लस लगाते हैं। तो देखो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में बना है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं। अगर यहाँ कोई नेगेटिव साइन होता, कार्बन आयन होती, कौन सा एच कहा गया? अबे लगा लेना, ठीक है। अच्छा देखो, अब ऐसा भी होगा कि इसके पास नेगेटिव साइन हो, तो देखो लोन पेयर से अगर इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो नेगेटिव साइन से भी तो जा सकता है, सेम चीज। अब देखो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव साइन लो तो इसके ऊपर फिर से क्या आएगा, बेस घूमेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, देखो ध्यान से, और बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक्स्ट्रा, और ये जो है इधर इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। प्लीज ध्यान से लिखो ताकि समझ में आए। या आई कैन स्क्रॉल, चेक इट आउट। तो ये थर्ड पॉइंट अपना ये था, जहां पे मैंने लिखा था डबल सिंगल लोन पेयर, और लोन पेयर के साथ मैंने और लिखा था, मतलब या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज भी चलेगा। तो देखो पहले केस में लोन पेयर लिया और दूसरे केस में नेगेटिव साइन लिया, जहां जो है वो लगा दे यार, H जहां था वहां आएगा, मैंने कहा कुछ किया। यहाँ पे CH2 था, CH था, तो इसको हटा दे यार, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने ठीक कर दिया, ओके। चलो, ये भी एक टाइप ऑफ रेजोनेंस है। अब तुम लोग मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि सर, आपने पहले वाले में डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बनाया, दूसरे वाले में आपने लोन पेयर यूज किया, तीसरे वाले में आपने नेगेटिव साइन यूज किया, तो रेजोनेंस तो तीनों है, लेकिन इजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कहां से मिले? एक ही बात होगी ना, राइट साइड जाए आप लेफ्ट से जाए, क्या फर्क? नहीं, हाँ वही उसी पे आ रहा हूं मैं, तेरे तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। सुनो सुनो, ये अच्छा सवाल है। देखो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर पहले वाले एग्जांपल में, मतलब ये वाले में, अगर लोन पेयर साइड से इलेक्ट्रॉन ना जाके, अगर इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर साइड से ना जाके डबल बॉन्ड से गया, तो अब देखो इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, जरा सब लोग ध्यान दो, अच्छे से सुनो, सब जरूरी बातें हैं, इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। सब लोग सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, तुम लोग एक बात का जवाब दो, सोच के बताओ। मान लो किसी के पास पैसा 3 फॉर्म में रखा है, किसी ने अपना पैसा वॉलेट में रखा है, बाहर वॉलेट में रखा हुआ है, एक का पैसा बैंक में जहां से निकाल सकते हैं, और तीसरे का पैसा फिक्स डिपॉजिट है। देखो 3 केस बता रहा हूँ, कौन से 3 केस, जल्दी जल्दी बोलो, कौन से 3 केस? एक बंदे का पैसा वॉलेट में रखा है, एक का पैसा कहाँ है, बैंक में, एक का पैसा कहाँ है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ, उसने कुछ डिपॉजिट करके रखा हुआ। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन, किसी को अगर पैसा देना हो तो कहां से दे सकता है? वॉलेट वाला। अरे कोई भी वॉलेट से निकाल के तुरंत दे देगा, लेकिन बैंक से जाने में टाइम लगेगा, और फिक्स डिपॉजिट तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम।
यही फर्क है नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और डबल बॉन्ड। सुन रहे हो? डबल बॉन्ड जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। सुना मैंने क्या कहा? डबल बॉन्ड क्या है बोलो? फिक्स्ड डिपॉजिट। लोन पेयर क्या है? बैंक में रखा पैसा। और नेगेटिव चार्ज क्या है? वॉलेट में रखा पैसा। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से दोगे? बोलो, नेगेटिव चार्ज से, फिर लोन पेयर से, फिर डबल बॉन्ड से। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ाया, आपने डबल बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ क्यों नहीं बढ़ाया? जवाब सुनो। जवाब है कि डबल बॉन्ड से देना मुश्किल है और लोन पेयर से देना आसान। इसलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मैंने डबल बॉन्ड से लोन पेयर की ओर नहीं रखा, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की ओर रखा। क्लियर? अरे ऑर्गेनिक वालों को पेटीएम का पता नहीं है यार, तुम क्यों पेटीएम को ऑप्शन दे रहे हो? इनके पास तीन ही चॉइस। इलेक्ट्रॉन लेंगे, आपको देना पक्का है तो आप नेगेटिव चार्ज के थ्रू दो। वॉलेट, नेगेटिव चार्ज मतलब हो गया लूज, बाहर पड़ा हुआ, इसको देने में कोई दिक्कत नहीं। लोन पेयर थोड़ी दिक्कत है, बैंक जाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कष्ट जो है वो है जब आप किसी अपना जो है आपका फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं। इसलिए कभी भी कोई पूछे कि पाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लोन पेयर टू डबल बॉन्ड क्यों है, पाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू डबल बॉन्ड क्यों है? जवाब, सर आसानी से नेगेटिव चार्ज के थ्रू जाएगा। और ये जो बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ आगे भी काम आएगा। आगे जब हम रेजोनेंस निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस की बात करेंगे, तो वहां भी मैं ये बात यूज करूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज वाला है तो स्ट्रांगली दिया जा रहा है, ये लोन पेयर वाला है तो ये भी अच्छे से जा रहा है, ये डबल बॉन्ड के थ्रू दिया जा रहा है तो उतना स्ट्रांग नहीं है। ये सब बातें मैं आगे भी करने वाला हूँ। तो क्या सबको मेरी बातें समझ आ रही है अच्छे से? ठीक है, ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट तुमको दिक्कत ना हो और तुम अच्छे से समझ सको। चलो डन। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये लो नेक्स्ट केस, ये था डबल सिंगल लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब फोर्थ लिख रहा हूँ, सब लोग फोर्थ लिखो। केस फोर। केस फोर में क्या होगा सब लोग ध्यान देना, जरा आसान है लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। व्हाट इज हैपनिंग इन केस फोर? केस फोर देखो, केस फोर में देखो सब ले लिया हमने, डबल सिंगल लोन पेयर ले लिया। अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है, अब अभी तक हमने ऐसा केस नहीं लिया था जिसमें डबल बॉन्ड हो ही ना। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो ही ना। जैसे देखो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस है। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि आगे क्या होगा? क्या होगा बोलो? ये माइनस वाला कहाँ आएगा? प्लस की तरफ। और कहेगा मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आओ हम लोग मिलके कॉमन डबल बॉन्ड बना लेते हैं और बढ़िया स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये भी रेजोनेंस है, नो डाउट रेजोनेंस। ठीक है, दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा, नेगेटिव भी खत्म प्लस भी खत्म, स्टेबल भी हो जाएंगे। तो ये भी रेजोनेंस हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो अगर डबल बॉन्ड होगा तभी होगा, हो सकता है डबल बॉन्ड ना हो तभी रेजोनेंस हो, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो हमको अपने केस को लेकर ध्यान देना है कि हमारा कौन से केस में जा रहा है। अरे ठीक है, लिख लेना यार, हो सकता है तुमको ये मिले तो क्या करो, ये मिले तो बना सकते हो ना। सही है, ये बन ही रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मिले तो इससे तो ये बन सकता है ना। ओके, चलो डन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इससे ये तोड़ो, आई एम जस्ट सेइंग इफ यू गेट दिस तो इससे ये बन सकता है ना, मैं बस ये बोल रहा हूँ। हाँ बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। अब ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे कि सर कार्बन आयन जो है, देखो मैं एक बार इसको पहले इसका टाइप तो दे दूं, टाइप लिख लो इसका। इसका टाइप क्या है? कटायन, लिख लो कटायन अनायन कंजुगेशन। सब लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे कटायन अनायन क्वेश्चन। कई लोग ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज पूछ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी विद इट। और उससे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसान हो रहा है। एक बच्चा फिर मुझसे एक अच्छा सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है सर आप ये कह रहे हो, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सबको sp2 होना पड़ेगा, कहा था ना। अब आप क्या कह रहे हो वापस से, कार्बन आयन बना के आप
डबल बॉन्ड बना रहे हो, तो आप तो गलत कर रहे हो ना। कार्बन आयन तो sp3 होता है, sp2 थोड़ा ना होता है। सही कह रहे हो। यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, नोट करके लिखवा देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। लिखो जरा। अगर कभी भी ऐसा हो जहां आपको अभी लग रहा है कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद वहां पे रेजोनेंस होगा, तो ऐसे सेंटर को, जो उस वक्त तुरंत देखने से लग रहा है कि वहां पे रेजोनेंस जैसी कोई बात नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, लेकिन आगे चल के आपको पता है कि अभी जब मूवमेंट होएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। देखो, बाहर से दिख रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन लेट मी टेल यू, इसको बोलते हैं स्यूडो पोलर। लिखते चलो, क्या बोलते हैं भाइयों? स्यूडो प्लेनर, आई एम सॉरी, स्यूडो प्लेनर। तो इस अभी तक मैंने जितने केस लिखवाए, जब जब आपको कंजुगेशन में कोई मिले, जो कंजुगेशन चल रहा है, और आपको दिखे कि अरे ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 है नहीं, तो समझ जाना कि अभी वो प्लेनर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में प्लेनर हो जाएगा। जैसे देखो, अभी ये प्लेनर नहीं था, लेकिन अब देखो, अब तो प्लेनर है ना। देखो यहाँ, अभी ये नॉन प्लेनर था, सही है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब ये क्या बन गया, बोलो? ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्यूडो प्लेनर, जो देखने में प्लेनर नहीं होते हैं, बट वो अंडरस्टूड होता है कि थोड़ी देर में वो प्लेनर बन जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्यूडो प्लेनर। तो ख्याल रखो, मैंने एक बात तुम्हें लिखवाया था ऊपर, मैंने कहा था ना कि या तो प्लेनर हो या नियर बाई। याद करो, मैंने नियर बाई वर्ड यूज किया था। नियर बाई से मतलब मेरा था कि अगर प्लेनर नहीं हो तो प्लेनर के आसपास हो। ये जो स्ट्रक्चर जो स्यूडो प्लेनर है ना, वो प्लेनर के आसपास है। तो जब कभी भी तुम्हें कार्बन आयन नजर आए, लोन पेयर नजर आए, इसको देख के लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि वो स्यूडो प्लेनर प्लेनर नहीं है, बट अगले ही पल वो रेजोनेंस करेगा और प्लेनर हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेनर। हाँ हाँ, मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ ये, चलो ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी मैं फाइनल अभी जो डिस्कस कर रहा था, ये कर रहा था, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कार्बन आयन इज नॉट प्लेनर, इसके बावजूद यू आर सेइंग कि कार्बन आयन जो है रेजोनेंस कर रहा है। तो आई एम आंसरिंग दिस, यस आई एम सेइंग दिस बिकॉज अभी वो प्लेनर नहीं है, पर थोड़ी देर के बाद वो प्लेनर दिखेगा। द रीजन बिहाइंड इट, वो इसलिए प्लेनर दिखेगा क्योंकि उनके बीच में थोड़ी देर के बाद रेजोनेंस आएगा। इसलिए जो भी ऐसे कंपाउंड है जो एक बार देखने से प्लेनर नहीं लग रहे हैं, बट हमको पता है कि थोड़ी देर में वो प्लेनर हो जाएंगे, उनका एक नेम हमने दिया हुआ है, उसको कहते हैं स्यूडो प्लेनर। ठीक है, इस पे मैं और बात करूंगा लेकिन अगली क्लास में। ये क्लास 6 बजे तक है कि 6:30 तक है? कौन बताएगा मुझे? अच्छा 6 तक ही है, ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो, मैं तुम लोगों से 2 मिनट में कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको जरा देखो। मेरा रिक्वेस्ट तुम लोगों से ये है कि हमको ना ऑर्गेनिक में थोड़ा प्रैक्टिस और करने की नीड है, तो हम देखते हैं और क्या प्लान कैसे किया जाए। बट मेरा ये मानना है कि जो चीजें अभी जा रही है, अभी पूरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास सारी थ्योरी जब चली जाएगी तब तो मैं क्वेश्चन करा पाऊंगा ना। तो एक आध क्लास और चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो तुम्हारा फोकस बहुत जरूरी है, तो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ घर पे बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। यस, यू कैन गेट माय कांटेक्ट नंबर। आप अपने सेंटर हेड से बात करके नंबर ले लो, उनके पास मेरा नंबर हो। तो थोड़ा तुम लोग ना और मेहनत करो, जो जो बातें लिखवा रहा हूँ उसको घर पे पढ़ो, उसके बारे में सोचो, और इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। हम लोग जल्दी ही आगे बढ़ेंगे और अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तुम लोग का हेल्प चाहिए यार, तुम लोग का कोऑपरेशन चाहिए, थोड़ा सा पढ़ते रहो, बहुत जल्दी हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एवरीबॉडी।